नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज हम बात करेंगे काउंटिंग के काउंटडाउन की। झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही लगभग 47 विधानसभा के उपचुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ 23 नवंबर का, जब मतगणना होने वाली है। बात करेंगे मतगणना की तैयारियों को लेकर, जहां चुनाव आयोग ने कई इंतजाम किए हैं। देखिए, बात अगर यूपी की करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन सीटों पर प्रशासन की ओर से मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं एमपी की 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 1 और उत्तराखंड में भी 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना की, तो अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबकी नजरें दोनों सीटों के नतीजों पर टिकी हैं। निर्वाचन आयोग ने दोनों जिलों का दौरा कर यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि राउंडवार गणना के आधार पर बुधनी विधानसभा सीट का नतीजा सबसे पहले आएगा। वहीं विजयपुर के नतीजे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में प्रत्याशियों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। मतगणना के दिन नेताओं का मजमा भी नजर आएगा। अपने अपने दल की इन प्रत्याशियों की जीत का दावा करने वाले नेताओं की हकीकत भी 23 तारीख को सामने आ जाएगी। तो मतगणना को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं, कैसा माहौल है उपचुनाव क्षेत्र में, हम हमारे संवाददाताओं से जानेंगे। तो हमारे भी चारों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं काउंटिंग के काउंटडाउन की, जहां पर बात करें झारखंड की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की। देखिए, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान संपूर्ण हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और अब इंतजार है तो सिर्फ 23 नवंबर की। और सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन जो है वो इस वक्त बढ़ गई है। सभी को इंतजार है अपनी अपनी जीत का, क्योंकि सभी की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। बस ईवीएम का पिटारा खुलने का इंतजार है लोगों को। और 23 नवंबर का, जिन मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है उनको भी 23 नवंबर का इंतजार है। जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उनको आस लगी है कि हमने इस मुद्दे को लेकर इस प्रत्याशी को मत दिया है तो शायद हमारा वो प्रत्याशी जीते। तो देखिए, प्रत्याशियों को तो इंतजार है ही, लेकिन मतदाताओं को भी कहीं ना कहीं वोटिंग का इंतजार है, काउंटिंग का इंतजार है, माफ कीजिएगा। चलिए, हम ज्यादा जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, कानपुर से प्रांजूल मिश्रा और सीहोर से चंदर सिंह भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी प्रशांत आपकी तरफ। अगर हम 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो मतदान तो हो चुका है। इस बीच आपने भी देखा, हमने भी देखा, हंगामा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हमारे सामने रहा। अब वहाँ का माहौल कैसा है? मतगणना को लेकर वहाँ पर क्या तैयारियां हैं? जी प्रशांत। बिल्कुल, देखिए, कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गया है और 23 तारीख को मतगणना होगी, जिसको लेकर जो है जिले में जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर सारी ईवीएम्स जमा हो गई हैं। इन ईवीएम्स की जो है सीसीटीवी के तहत निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी निगरानी को लेकर जो दल के प्रत्याशी हैं उनके लिए बाहर एक वेटिंग एरिया बनाया गया है। वहां पर वो स्ट्रांग रूम की स्थिति सीसीटीवी लाइव के जरिए देख सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने इस काउंटिंग को लेकर तमाम तैयारियां कर रखी हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स को लेकर उनको फार्म दे दिए थे। फार्म जो है प्रत्याशी जमा करेंगे, उसके बाद उन्हीं एजेंट्स को मतगणना में जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही कोई भी एजेंट्स मतगणना स्थल पर अपना फोन, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अन्य कोई भी अवैध सामग्री नहीं ले जा सकता है और ऐसी भी कोई सामग्री अंदर नहीं जा सकती है जिससे किसी भी तरीके की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा हो। साथ ही साथ वहां पर जो है भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। इसके साथ ही पीएसी लगाई गई है। केंद्रीय पुलिस बल भी इस मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगा और नामित जो अधिकारी हैं
वह भी सुरक्षा को लेकर वहां पर मौजूद रहेंगे। इसको लेकर जो है तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग बनाई गई है। बैरिकेडिंग्स को जो है 200 मीटर दूर रखा गया है। वहां से प्रवेश पत्र दिखाकर ही एजेंट्स जो है अंदर जा सकते हैं, प्रत्याशी अंदर जा सकते हैं। अनाधिकृत किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। और इसमें साफ तौर से देखा जाए कि जो मतगणना स्थल है वहां पर सीसीटीवी लाइव के जरिए जो है पूरी जानकारी जो एजेंट्स हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं उनको अभी से मिल रही है कि स्ट्रांग रूम में किस तरीके से वहां सुरक्षित ईवीएम रखी गई है। और इसके साथ ही जब काउंटिंग शुरू होगी तो ईवीएम्स आने जाने के रास्ते के दौरान भी पूरी सीसीटीवी जो है देखी जा सकती है। फुटेज जो है एजेंट्स और उसके प्रत्याशी देख सकते हैं। सरकार की तरफ अगर देखा जाए कि क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें तमाम आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं और स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगे हैं। कल जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन ने जो है सरकार के दबाव में मतदान कराया है और लोगों को वोट नहीं डालने दिए हैं। निश्चित तौर से देखो चुनाव आयोग ने तमाम जो घटनाक्रम थे उनका संज्ञान लिया। उसमें कई लोगों को जो है कार्रवाई भी झेलनी पड़ी है। निश्चित तौर से देखिए उत्तर प्रदेश में कल हुए चुनाव में अब जो है 23 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना में जो है 90 प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। और ये ईवीएम जब खुलेगी तो ये तय होगा कि इन 9 विधानसभा क्षेत्रों में किसको जीत मिली है। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य दलों के जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। जी प्रशांत, आपने प्रत्याशियों की यहाँ पर बात की है तो प्रत्याशियों के वहाँ का क्या हाल है? प्रत्याशियों की दिल की धड़कन है वो बेहद बढ़ गई होंगी। ऐसे में क्या हाल है? क्या आपकी बातचीत हुई वहाँ पर प्रत्याशियों से? और बिल्कुल देखो रूबी, आपको बता दूं कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा है वहां पर सीसीटीवी जो लगी हुई थी स्ट्रांग रूम में वो करीब 1 घंटे 25 मिनट ना चलने का आरोप जो है वो लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रत्याशियों का कहना है, जो अन्य जगह के प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन सत्ता से मिलीभगत करके जो है गड़बड़ी फैलाना चाहती है। हालांकि जो सीसीटीवी की निगरानी को लेकर या जिसे काम दिया गया था उसकी तरफ से गलती हुई है और इस बात को लेकर जो है निर्वाचन आयोग ने ऐसी संस्था को लेकर जो है कार्रवाई करने का दिशा निर्देश जो है वह भी जारी किया है। निश्चित तौर से जो सीसीटीवी अभी जो है बाहर दिखाई जा रही है, जो वेटिंग एरिया है जहां पर तमाम पार्टियों के या तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं वो साफ तौर से देख सकते हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद की कुंदरकी और इसके साथ ही अंबेडकर नगर की कटहरी सीट, यहाँ पर भी कुछ ऐसी शिकायतें आई कि जो सीसीटीवी लाइव जो स्ट्रांग रूम में लगा हुआ है वो बाहर जो है प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उसमें कुछ देरी जो है रोक हुई है। तो इससे जो है आशंका की गई है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। प्रत्याशियों का देखो समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी तरीके से प्रशासन के ऊपर कल भी आरोप लगाए थे। आज भी जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखा गया है उन पर भी आरोप लगाए हैं कि स्थानीय प्रशासन सत्ता के पक्ष में गड़बड़ियां कर सकता है। आरोप लगा है प्रशांत, आपने आरोपों की बात करी तो सपा की तरफ से आरोप लगाया है। सपा ने मांग की है कि सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर की जो सीटें हैं इस पर दोबारा मतदान किया जाए, मतलब वो जो मतदान हुआ है वो रद्द किया जाए। देखिए एक पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें, अगर एक पर लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुई है तो चलो ठीक है, एक पोलिंग बूथ पर हम दोबारा मतदान शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर तीनों सीटों पर दोबारा मतदान की बात सामने आई है। तो सपा का ये जो आरोप है कहाँ तक सत्य है, किस तर्क पर ये अपना आरोप लगा रहे हैं? देखिए रूबी, बड़ी स्थिति यहाँ पर अलग है। मीरापुर की बात की जाए, जहां मीरापुर में समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट था वो स्थानीय प्रशासन ने डरा धमकर ऐसे वोटों को नहीं डलने दिया है। तो वहीं जो एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन ने उनके वोट नहीं पड़ने दिए हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ही जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहा है, जबकि 1 या 2 बूथ पे ऐसी कोई गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन संभवतः पूरी विधानसभा क्षेत्र में जहां मतदान हो रहा था तो वहां इतनी बड़ी जो गड़बड़ियां संभव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग अधिकारी लगाए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और इसके साथ ही जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं, पुलिस की ड्यूटी भी अलग अलग होती है। तो इतनी बड़ी संभावना लाजमी नहीं है। 1-2 बूथ की बात अलग हो सकती है। निश्चित तौर से जो आरोप लगे हैं उससे निपटने को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी सतता में जो वीडियो फुटेज है वो ऐसे प्रत्याशियों को दिखाए हैं। कुंदरकी से जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी को, उन्होंने कहा है कि पूरा चुनाव निरस्त कर दिया जाए, दोबारा चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने उसको लेकर जो है पूरे सीसीटीवी फुटेज जारी करने को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर प्रत्याशी को किसी भी तरीके से अगर कोई शक होता है तो जिला निर्वाचन प्रशासन जो है उन्हें पूरे सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है।
इस बात को लेकर जो शंका जताई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर जो 3 सीटें हैं, मीरापुर, कुंदुरकी या फिर अम्बेडकर नगर, कटेरी, यहाँ पर दोबारा जो चुनाव हो उसको लेकर हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस तरीके की किसी बात को स्वीकार नहीं किया है। निश्चित तौर से देखिए, चुनाव में जो गड़बड़ियां आई हैं सामने, उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने कल ही कार्रवाई कर दी थी और उसके बाद अगर किसी पर कोई और जांच के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई करने को लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरदीप रेणुवा ने यह आश्वासन दिया था कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। रही बात जो पर्दानशी महिलाएं हैं उनकी चेकिंग को लेकर, उसको लेकर भी जो निर्वाचन अधिकारी हैं नरदीप रेणुवा, उन्होंने भी साफ तौर से सारी बातें साफ तौर से बताई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली शिकायतों का भी अवलोकन कर उन पर जांच करने की बात कही थी उन्होंने। चलिए प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रांजुल मिश्रा, संवाददाता कानपुर बने हुए। प्रांजुल, जिस तरीके से देखा हमने यूपी की अगर हम बात करें तो आपने देखा हर जगह हंगामा हुआ है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर की सीट पर आपको कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? वहां मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? जी प्रांजुल। जी रूबी, आपको बताना चाहूंगा इस बार सीसामऊ जो उपचुनाव हुआ है, पहली बार ये उपचुनाव हुआ है। कहीं ना कहीं जो उपचुनाव की जो स्थिति थी बेहद ही साफ थी। कई बार विवाद भी 8 घंटे के अंदर टोटल 5 बार विवाद निकलकर सामने आया था। कई जगह लाठीचार्ज हुआ तो कई बार पुलिस पर भी आरोप लगा। वहीं सुरेश अवस्थी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार का शीशा फोड़ दिया गया, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। वहीं नसीम सोलंकी का आरोप था कि पुलिस बुर्का चेक कर रही है और ID कार्ड चेक कर रही है, बुर्का हटवा करके मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोक रही है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच जो मतदान स्तर है वो काफी कम हो गया। पिछले 12 सालों में सबसे कम मतदान स्तर निकलकर करीब 50% के आसपास 49.13% केवल मतदान हो पाया। लेकिन बात अगर की जाए कितना कुल वोट पड़ा तो 1,35,000 के आसपास टोटल वोटिंग परसेंटेज रहा। इतने वोट पड़े हैं जिसमें से करीब 57,000 के आसपास मुस्लिम वोट्स पड़ा। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नसीम सोलंकी की, तो नसीम सोलंकी की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा मजबूत निकल कर सामने आ रही है। और जो बीजेपी कैंडिडेट हैं सुरेश अवस्थी, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। अगर हम इसको गिनती के आंकड़े में अगर देखा जाए तो नसीम सोलंकी 20 तो सुरेश अवस्थी 19 पर नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान कई बार हंगामे की भी सूचना आई। सुरेश अवस्थी का आरोप था कि उनका जो अंदर पोलिंग एजेंट है उसे पुलिस ने भगा दिया, पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी मौके पर पहुंचे थे। मनोज सिंह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर धरने में बैठ गए थे, जिसके बाद उनकी सूचना पर सुरेश अवस्थी मौके पर पहुंचे थे। सुरेश अवस्थी ने मौके पर पहुंच करके करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ मतदान केंद्र के अंदर घुस गए थे और वहां पर धरने पर बैठ गए। जय श्री राम के नारे भी लगे थे और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए थे। जिसके बाद जो वहां पर महेश कुमार ADCP तैनात थे उन्होंने मामले को शांत कराते हुए उन्हें बाहर भी किया था। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग थी वो इफेक्टेड हुई थी। वही बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो नसीम सोलंकी मौके पर पहुंची थी हंगामे की सूचना पर। उन्होंने पहुंच करके, हालांकि नसीम सोलंकी ने बेहद ही संवेदनशील तरीके से वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया और नसीम सोलंकी ने वहां पर पहुंच करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें फिर से जो वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू कराते हुए वोट डालने के लिए भेज दिया और कहा कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होने का अगर कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं इसमें सब जो भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेदार है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर बराबर जारी है। विपक्षी पार्टी पुलिस प्रशासन पर सरकारी मशीनरी को का दुरुपयोग करके वोटिंग परसेंटेज घटाने का आरोप लगाया, क्योंकि इसमें सपा का एक बड़ा गढ़ है जो मुस्लिम समुदाय का वो पैक्ट था। वहीं मुस्लिम वर्ग के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो है ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद दलित। तो कहीं ना कहीं जो सुरेश अवस्थी वो बीजेपी से आते हैं और उनका वो एक ब्राह्मण चेहरा है, तो ब्राह्मण फैक्टर भी एक वहां पर सफल साबित रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी को भी जो वोट है वो ब्राह्मणों का प्राप्त होता है। ऐसे में स्थिति बेहद साफ हो गई है कि वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो कांटों की टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है और विवाद भी कई निकलकर सामने आते रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहना अभी गलत होगा। 23 तारीख को ही परिणाम निकल कर जब सामने आएंगे। एक बात और बताई कि यहाँ पर 49.13% यहाँ पर
मतदान हुआ है। अगर हम मतदाताओं की यहाँ पर बात करें तो पुरुष मतदाता कितने प्रतिशत यहाँ पर रहे, महिला वोटर्स कितनी रही, और बुजुर्गों की अगर बात करें तो यहाँ पर वो कितने वोटर्स यहाँ पर रहे, परसेंटेज कुल मिलाकर क्या रहा? मुझे आपको बताना चाहूंगा, पुरुष मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 52% पुरुषों ने वोट किया। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो करीब 48% महिलाओं ने वहां पर वोट किया। वहीं वरिष्ठ नागरिक भी पहुंचे, वरिष्ठ नागरिकों के अंदर भी बेहद उत्साह नजर आया। उन्होंने भी वहां पर वोट की चोट की और अपने उस विधायक को जिताने के लिए प्रयास किया, क्योंकि पिछले 2 साल से ये सीट खाली चल रही थी, क्योंकि इरफान सोलंकी आगजनी समेत कई मामलों में जेल में बंद है, जिसके बाद से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जो क्षेत्र की जनता है वो कहां जाए, एक बड़ा सवाल ये उठता था। और कहीं ना कहीं अपने विधायक के लिए वहां की जनता परेशान रहती थी, जिसको लेकर के जो मुस्लिम मतदाता वहां पर हैं वो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी को एक तरह से अपना खुदा की तरह मानते थे और उन्हें भटकते थे। मुस्लिमों को शुरू से आरोप रहा है सीसामऊ विधानसभा में कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है और उनके खिलाफ जो प्रशासन है बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी को ही इसीलिए प्रत्याशी बनाया और उन्हें चुनावी रण में उतारा, जिसके बाद वहां पर वोटिंग परसेंटेज तो घटा रहा, लेकिन कांटों की टक्कर अभी भी मानी जा रही है। जी चलिए प्रांजल, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मैनपुरी से उमाशंकर भी जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, करहल सीट की हम बात करें तो यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे राजनीतिक समीकरण तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन अगर हम परसेंटेज की यहाँ पर बात करें तो परसेंटेज क्या रहे, और अगर अभी काउंटिंग की बात की जाए तो काउंटिंग को लेकर वहां पर क्या क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? सर रूबी जी, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो करहल विधानसभा का जो चुनाव हुआ है कल निश्चित पूर्व सही सलामत चुनाव हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। यहाँ देखा जाए 93.85 वोटिंग हुई है और 440 पॉइंटों पर यहाँ पर वोट पड़े हैं बूथों पर, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई झगड़ा जैसा माहौल नहीं बना है। शांत प्रिय से चुनाव आयोग ने वोट डलवाए, पुलिस की बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। और दूसरी बात कही जाए, जो यहाँ पर एक मामला चला था घोसी और कमरिया वाला यादवों का, लेकिन यादवों ने ऐसा मामला कहीं सामने नहीं आने दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी थे अंजेश प्रताप यादव जी, तो उन्होंने घोसी और कमरिया का जादू उसमें काफी चलाया था जब चुनाव चल रहा था। अब वोट पड़ने के समय आने था, लास्ट समय तक उन्होंने घोसी कमरिया का जादू चलाया, लेकिन यादवों में ही आपस में ही एक मन बनाकर रखा गया, घोसी कमरिया का संकेत इंडिया के अंदर नहीं जाने देंगे, तो ऐसा कोई मामला नहीं। और जो यहाँ के जो नीरज चतुर्वेदी जो उप जिला अधिकारी हैं वो पूरे राउंड अप अपने राहत बूथ पर राउंड लगाते रहे, और किसी प्रकार के एक जगह जरूर छोटी सी सूचना आई थी एक प्रधान के द्वारा कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, लेकिन वहां पर लगभग 500 की संख्या में पुलिस स्टाफ वहां पहुंच गया था, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ था। अब जो ईवीएम जो मशीन है कल शाम 7 बजे यहाँ पर सभी गाड़ियां बूथों से आई हैं, और नवीन मंडी गल्ला मंडी जो बोली जाती है मैनपुरी में इस समय मौजूद है। यहीं पर पीछे हम दिखाने की कोशिश है कि कंट्रोल रूम के ही पीछे यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी हुई है, सब कुशल मशीनें रखी हुई हैं, और मशीनों पर लगभग इस समय 235 की संख्या में पुलिस स्टाफ और पीएसी का जवान, जीआरएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। पूरी मंडी पर लगभग एक बूथ जगह जगह पर 10-20 ऐसे करके कांस्टेबल से लेकर सभी लोग पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, और फिर 2 घंटे बाद यहाँ जिला अधिकारी का राउंड लग रहा है। करहल एसडीएम यहाँ से कल से लेकर अभी तक डेरा डाले हुए हैं, शाम रात्रि 9 बजे से बराबर यहाँ डेरा डाले हुए हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, और केवल यहाँ पर सिर्फ पानी और समोसे खाकर ही गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक कहीं निकल कर नहीं गए हैं। कंट्रोल रूम पर निगाह बनाए, जब भी बात आती है ईवीएम मशीन की बात आती है, ईवीएम मशीन पर ही आरोप लगाया जाता है कि वोटों में कहीं ना कहीं घटतौली कर दी होगी। इस तरीके के आरोप ईवीएम मशीन पर लग रहे हैं। अब इस बार ये देखना है, दोनों ही प्रत्याशी यादव है। अब उमाशंकर, यहाँ पर देखा गया है कि 2 दामादों के बीच लड़ाई है, यहाँ पर 2 दामादों का सीधा मुकाबला है, तो किस तरीके की लड़ाई यहाँ पर देखी गई है? किसका पक्ष आपको ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो भी सर पक्ष देखा जा रहा है, जो घोसी कमरिया वाला था वो सर जादू नहीं चला, वो समाजवादी पार्टी का यहाँ पक्ष देखा जा रहा है, और जो अंजेश प्रताप का यादव जो दलित वोट जो था वो अंजेश प्रताप यादव के पक्ष में जा गिरा है। अन्य वोट जो मुस्लिम वोट है, साके वोट है, राजपूत वोट है,
वो समाजवादी पार्टी में गया है। मैंने कई पोलिंग पर जाकर स्वयं देखा है, तो कहीं ना कहीं वो वोट जा रहा था समाजवादी के लिए और दलित वोट यहाँ का मूवमेंट कर गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे ही एक लड़की की डेथ हुई है, वो भी 3 दिन पूर्व कह रही थी मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगी, ऐसा मामला प्रकाश है। और जो वो लड़की की डेथ हो गई है, फिर उसको यहाँ पर अंजुज प्रताप यादव ने एक्स पर जाकर ट्वीट भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग रोक रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट भी किया है। और देखा जाए जो मामला जो निकल के सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस को भी जानकारी हो रही है, मीडिया को भी जानकारी। ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। एक लड़का यादव समाज से, एक कठेरिया समाज से है और इसमें कई लड़के अन्य भी अज्ञात बताए जा रहे हैं और पिता ने भी वहाँ पे जो तहरीर दी है। शंकर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सीहोर से संवाददाता चंद्र सिंह भागवान भी जुड़ चुके हैं। चंद्र सिंह, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, विजयपुर और बुधनी। तो विजयपुर में तो अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन अगर हम बुधनी सीट की बात करें तो इसका रिजल्ट पहले आएगा। कैसे हालात है अभी वहाँ पर? रूबी, बताना चाहूंगा कि 13 नवंबर को बुधनी विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कि 363 पोलिंग बूथ बनाया गया था। 363 जबकि ईवीएम मशीन है जिनको कि सीहोर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुरक्षित रखवाया गया है, जिनकी काउंटिंग 23 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने 14 टेबल, 2 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 कमरों में 14 टेबलें लगाई है, जिनमें की 363 मशीनों की गिनती जो है कि 13 राउंड में होगी। इसकी व्यवस्था के लिए 112 काउंटर अधिकारी और कर्मचारियों को जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो कांग्रेस ने गड़बड़ियों को देखते हुए 13 तारीख से लगातार अपने 2 दर्जन से अधिक लोगों को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के चारों कोनों पे सुलाना चालू कर दिया। मशीनों की निगरानी के लिए अभी भी लगातार बारी बारी से वहाँ निरंतर निगरानी कर रहा है। चंद्र सिंह, बुधनी जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है। पिछली बार यहाँ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, इस बार कैसा मुकाबला देख रहे हैं? हाँ रूबी, बताना चाहूंगी 2003 में कांग्रेस के विधायक जो राजकुमार पटेल अभी वर्तमान में उप चुनाव लड़े हैं और 3 चुनाव से उनके हारने के बाद लगातार जब 2005 में पूर्व सांसद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उपचुनाव जीतने के बाद लगातार बीजेपी 18 साल से भाजपा यहाँ से जीत के आई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब 2023 में बुधनी विधानसभा का चुनाव जीते, 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते, लेकिन वो जो जीते थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री ना बनाते हुए केंद्र में भेज दिया गया और उनसे इस्तीफा लेकर केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। इसके कारण जो सीट रिक्त हुई है उससे ये उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई और इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जगह जो चुनाव लड़े भाजपा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव लड़े, लेकिन रमाकांत भार्गव का हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव भी जुड़े हैं। प्रशांत, अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो वोट प्रतिशत है वो कम आया है, तो इतना अंतर क्या वजह रही है? और बिल्कुल देखिए, पिछली बार की वजह से देखा जाएगा इस बार जो वोट प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर जो है निर्वाचन आयोग में एक चिंता का विषय जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाया गया तो उस अनुपात में यहाँ पर जो है उपचुनाव में वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि आगे इसमें जो है निर्वाचन आयोग सुधार करने की कोशिश करेगा, जो आम चुनाव हो उसमें जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़े। निश्चित तौर से देखिए, आम चुनावों में एक जो उत्साह होता है और वो जो है उपचुनावों में कम देखा जाता है। थोड़ा ये मानना ये भी होता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है तो ऐसे में जनता जो दिलचस्पी नहीं लेती है। दूसरी जो वजह देखी जाए वो यह है कि तमाम लोग जो होते हैं अपने व्यापार करने को लेकर बाहर चले जाते हैं, प्रांत से बाहर चले जाते हैं या फिर जनपद से बाहर चले जाते हैं, वो लोग इस चुनाव में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इस वजह से जो उनका कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। लेकिन कल जिस तरीके की जो है सख्ती रही है उसको भी दोषी माना जा रहा है कि वोट डालने नहीं दिया गया या फिर वोटरों को धमकाया गया है या फिर पुलिस के द्वारा रोका गया है। कई जगह ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है।
और इसके साथ मुख्य कारण ये रहा कि दलों के जो प्रत्याशियों के समर्थक थे वो आपस में झगड़ गए। झगड़े के कारण भी वोटरों में जो उत्साह होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनको झगड़े के बाद किसी बड़ी अनहोनी की आशंका होती है, इसलिए वोट डालने बाहर नहीं निकलते हैं। यह कारण सबसे प्रमुख अगर इसमें माना जाए वोट प्रतिशत कम होने का, वो कि यही कारण है कि लोग झगड़े की आशंका को लेकर जो है घरों से बाहर वोट डालने नहीं निकले थे, इसलिए वोट प्रतिशत जो है कम आया है। हालांकि चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें जो सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इतना विश्वास परख नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोग घरों से वोट डालने को लेकर कम निकले हैं। दूसरी, क्योंकि इस समय जो है धान कटाई बहुत तेजी से होती है, बुआई भी तेजी से होती है, इसके बाद निराई गुड़ाई किसानों की जो आवश्यक जो कार्य होते हैं, और इस समय जो है सिंचाई भी शुरू हो जाती है, तो उस कारण भी जो किसान वोट था वो भी नहीं निकल पाए, क्योंकि खेतों में व्यस्त थे। तो दूसरा कारण ये भी रहा है कि इसके साथ ही कल जो थोड़ी मौसम में हल्की ठंडक रही है, हालांकि वो नाम मात्र थी, इस कारण भी सुबह जो लोग हैं मतदान करने नहीं निकले। सुबह का जो स्तर था वो बहुत कम था, लेकिन जैसे ही 11 बजे है, 11 बजे के बाद 2 से 2:30 बजे के बीच का जो मतदान प्रतिशत रहा बहुत अच्छा रहा है। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। उसके बाद का जो मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर रहा वो बहुत ही कम रहा है। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया और आगे किसी भी आम चुनाव में इस तरीके से मजबूती की जाएगी, ताकि जनता जो है वोट डालने अवश्य निकले। सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने जो है अपील की थी मतदान को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर बीएसपी चीफ मायावती हों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, अन्य तमाम बड़े नेताओं ने, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी को लेकर अपील की थी। प्रशांत, हम पूरी 9 विधानसभा सीटों की बात करें यूपी की, तो हमने देखा कि कई जगह मारपीट हुई, झगड़े हुए, आरोप प्रत्यारोप भी इस दौरान हमें देखे गए, और ये भी देखा गया कि जो पुलिस है वो पिस्टल ताने खड़ी हुई है। ये भी आरोप लगाए कि जबरदस्ती वोट डाले जा रहे हैं। तो इन सब के बीच चुनाव जो है, मतदान जो है वो कितना प्रभावित हुआ है? जी प्रशांत। देखिए, खासा प्रभावित हुआ है, इसमें किसी बात की कोई संदेह नहीं है कि इस घटना के बाद मतदान प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि एक पूरी बस्ती के बीच जिस तरीके से ये बताया, पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया वो ये कहा गया कि 2 पक्षों के बीच में आपस में झड़प हो गई थी, जिसके कारण जो है पुलिस वहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर पहुंची थी। इस दौरान जो वहां हालात बेकाबू ना हो उसको लेकर वहां जो एसआई लगे हुए थे उन्होंने पिस्टल निकालकर ऐसे जो लोग दंगा करने वाले थे या फिर जो लोग वहां पर हुड़दंग मचाए हुए थे उन्हें कंट्रोल करने को लेकर पिस्टल निकालकर उन्हें जो चेतावनी देने का काम किया गया। जबकि समाजवादी पार्टी ने जो 17 सेकंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है उसमें यह आरोप लगा है कि ये जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है वह मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, महिलाओं को वोट डालने जाने को लेकर उन्हें धमकी दी जा रही है, और तमाम जो अभद्र भाषा का प्रयोग उस वीडियो में सुना जा सकता है वो किया गया ताकि मतदाता डर जाएं और घर से बाहर न निकले। यह भी कारण उसका हो सकता है कि इस कारण जो है जो वोट बैंक था वो बाहर नहीं आ पाया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो शिकायतें आई हैं उसमें निर्वाचन आयोग ने ऐसे 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है, उन्हें सस्पेंड करने का काम किया है, और जो भी शिकायतें मिली हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कल चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या फिर कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच में थोड़ी बहुत जो नोक झोंक हुई है उसके कारण जो है मतदाता एक बड़ी अनहोनी होने की आशंका, मारपीट होने की आशंका, इसके कारण जो है वो बाहर नहीं निकले हैं, वोट भी नहीं डाला है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का आरोप था कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनके मोहल्लों में भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है जिस कारण लोगों को डरा धमकर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अगर ये सच्चाई है तो निश्चित तौर से इस कारण भी जो है कि वोट बैंक बाहर नहीं आ पाया है, लोकतंत्र के महापर्व में इन्हें हिस्सेदारी से रोका गया है। ठीक है प्रशांत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही 47 विधानसभा के उपचुनाव का मतदान जो है वो अब पूरा हो चुका है और अब इंतजार है सिर्फ 23 नवंबर का, जब मतगणना होने वाली है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।